Hello students, today we will do word meaning and question answer of chapter 2, A Gift of Chapels. In the previous video we had done summary of this chapter. Okay, let's start word meaning. Scrawny, scrawny means thin, means skinny toes. इसमें देखिए हमने समरी में पढ़ा था जो म्यूज़िक मास्टर था जो लाली को टीच करने के लिए आता था, उसके जो टोज़ थे वो बहुत ही थिन थे, पतले थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के लिए स्कॉर्नी वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है थिन, पतले। ठीक है, पाती, पाती मीन्स ग्रैंड मदर, जिसको हम दादी बोलते हैं। ये तमिल लैंग्वेज में बोला जाता है वर्ड पाती, जिसका मतलब होता है ग्रैंड मदर। ओके, थ्रू हर ऑफ द सेंट, mislead her so that she won't understand the real purpose। देखो यहाँ पे ये एक फ्रेज़ है आपका, ठीक है, जो कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है और जो हमें कुछ उससे जो इसका मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, हमें जो दिखता है वो नहीं होता, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, ये हमें कुछ और कन्वे कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका वर्ड आया है, जो आपके इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेज़ है और इसका मीनिंग है कि किसी को मिसलीड कर देना, मतलब गलत गाइड कर देना, जिससे कि उसे यही ना समझ आए कि अगले वाला जो पर्सन है उसका क्या पर्पज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने समरी में पढ़ा था कि जब रवि जो है किटन के लिए मिल्क लेने के लिए जाता है अपनी दादी के पास, तो उसे मिसलीड करके, उसे धोखा देके कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मुझे मिल्क चाहिए। और दादी ये सोचते हैं कि हाँ वो अपने लिए लेके गया है क्योंकि उसे भूख लगी है, लेकिन एक्चुअली में वो जो मिल्क है वो किटन के लिए लेके गया था, बिल्ली के छोटे बच्चे के लिए लेके गया था। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज़ थाता। थाता मीन्स ग्रैंडफादर। तमिल लैंग्वेज में थाता को ग्रैंडफादर बोला जाता है। ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड फ्रॉम मीन्स आर डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। यहाँ पे डिसेंडेड फ्रॉम, यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपके यूज़ हुए हैं ये उस किटन के लिए हुए हैं जो कि एक फाइन ब्रीड थी। ठीक, कैट की एक फाइन ब्रीड थी, तो ये अपने पूर्वजों से ही आई थी, इसीलिए इसमें बोला हुआ है कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। सिक्स्थ वन इज स्टो अवे। स्टो अवे मीन्स समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हाइड मीन्स छिपाना। वायर्ड, वायर्ड मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबसे अलग दिखाई दे, जिसको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। ठीक है, जो अनयूजुअल है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, यूज़ नहीं किया, वो होता है वायर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लाइडेड। ग्लाइडेड मीन्स मूव्ड अलोंग स्मूथली, मतलब किसी वे में आप चल रहे हो, ठीक है, आराम से आप चल रहे हो, बहुत ही स्मूथली मैनर में कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, मूव कर रहे हो। वेष्टी, वेष्टी मीन्स धोती। तमिल भाषा में धोती को वेष्टी बोला जाता है। ओके, नाउ टेंथ वर्ड इज स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड मीन्स फॉलोड हॉल्टिंगली, मीन्स किसी को आप फॉलो कर रहे हो और उसमें आपको एक डर लग रहा है, आप उससे मतलब डरे हुए हो, फ्राइटेंड हो, ठीक है, तो उसमें आपका स्टम्बल्ड वर्ड यूज़ हुआ है, फॉलोड हॉल्टिंगली। 11th वर्ड इज बी रिंग। बी रिंग मीन्स द म्यूज़िक मास्टर इज़ वियरिंग अ रिंग। म्यूज़िक मास्टर जो कि लाली को पढ़ाने के लिए आता था, मीन्स उसको म्यूज़िक टीच करने के लिए आता था, तो म्यूज़िक मास्टर ने एक रिंग पहनी हुई थी जो कि डायमंड रिंग थी। ओके, 12th वर्ड इज स्नोज। स्नोज मीन्स शॉर्ट स्लीप, कोई जैसे एक झपकी सी ले रहा है, एक थोड़े से टाइम के लिए सो गया, तो उसको बोलते हैं स्नोज। नेक्स्ट वर्ड इज कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज। इट मीन्स मैनेज टू स्टे अलाइव, मीन्स किसी भी तरह अपनी बॉडी और सोल को जिंदा रखना, अलाइव रखना, किसी भी सिचुएशन में इन दोनों को में एक ऐसा तालमेल बिठाना कि रियल लाइफ में जो एक इंसान है दुखी होने के बावजूद भी वो खुद को संभाल सके और जी सके।
14th वर्ड इज़ फेडअप। फेडअप मीन्स जो कि नाराज़ हो या अनहैप्पी हो अपनी लाइफ से या किसी भी वजह से और थका हुआ हो, टायर्ड हो। 15th वर्ड इज़ ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मीन्स बॉइल्स, बबल्स ऑन द स्किन। मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे बैगर के बारे में बताया जा रहा है। उसकी स्किन पे बबल्स मीन्स छाले पड़ गए थे, ठीक है, इसी वजह से वो अनहैप्पी भी था और इसी वजह से वो कोशिश कर रहा था खुद को ज़िंदा रखने की, क्योंकि उसकी लाइफ में सारी एडवर्स कंडीशंस थी। वो गरीब भी था, साथ में हर घर में वो भीख मांगने के लिए जाता था और साथ में क्या हो रहा था कि मौसम भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। नेक्स्ट वर्ड इज़ आइस फिलिंग। आइस फिलिंग मीन्स विद टीयर्स, मीन्स जब आंसुओं से आंखें भर जाती है, या कहते हैं कि वो आंसू खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका यूज़ हुआ है फ्रेज़, ये भी उस बैगर के लिए ही यूज़ हुआ है, उसकी आंखों में आंसू थे। अनएप्रिशिएटिव, डिसअप्रूविंग मीन्स जो चीज़ हम जिसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जो कि डिसअप्रूवल है, मीन्स जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ जो है ये ठीक है। लर्किंग, वेटिंग क्वाइटली। लर्किंग मीन्स कि हम किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप बैठ के किसी का वेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्लैटर्ड, नॉइजली यहाँ पे है मतलब शोर मचाना, ठीक है, कि कहीं कि आप जा रहे हो कहीं से तो उसमें आपने थोड़ा सा नॉइज़ किया है, आवाज़ किया, मतलब थोड़ा सा शोर मचाया, शोर शराबे के साथ आप वहाँ से चले गए, ये वर्ड होता है आपका क्लैटर्ड। यस, कंप्रीहेंशन चेक ऑन पेज नंबर 22। बेटा ये कंप्रीहेंशन चेक है पेज नंबर 22 पे, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आपको फेयर रजिस्टर में करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि आप इस चैप्टर की समरी बहुत बड़ी है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो समरी नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप वर्ड मीनिंग लिखोगे पहले, देन यू विल डू क्वेश्चन आंसर। पहले वर्ड मीनिंग करोगे फिर क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। अब देखो यहाँ पे कौन सा सीक्रेट शेयर किया था मीना ने मृदु के साथ। मृदु आई थी उनके घर पे, ठीक है, तो मीना ने कौन सा अपना राज या फिर कौन सा अपना ऐसा सीक्रेट शेयर किया था मृदु से अपने घर के बैकयार्ड में। आंसर इज मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड। इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। अब देखो उन्होंने क्या बताया, मीना ने बताया कि उन्हें अपने घर के पीछे बैकयार्ड में एक किटन मिला था, ठीक है, जो कि यहाँ पे उनको एक किटन मिला था जो कि उन्होंने अपने घर के पीछे रखा हुआ था बैकयार्ड में एक फुटबॉल के अंदर। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग, और वो उन्हें सुबह मिला था गेट के बाहर, मतलब अपने गेट के बाहर सुबह के टाइम में वो उन्हें मिला था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को किटन के लिए मिल्क कैसे मिला। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। अब देखो रवि ने मिल्क के लिए बोला, ठीक है, और क्या बोला कि किचन में गया वो और उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए पीने के लिए। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री। और उसने थोड़ा सा पी भी लिया था, मतलब ज़्यादातर तो उसने पी लिया था वो मिल्क अपनी पाती के सामने, जो उसकी दादी है उसके सामने, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मुझे सच में ही भूख लगी है। ही देन पोर्स द मिल्क इनटू कोकोनट शेल फॉर किटन। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो बचा हुआ मिल्क था, ठीक है, वो उसने उस कोकोनट शेल में डाल दिया किटन के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज who does he say the kitten's ancestors are। किसने कहा था कि जो किटन के एंसिस्टर्स हैं वो कौन है। डू यू बिलीव हिम, और क्या तुम बिलीव करते हो इन बातों पे, या उसके जिसने भी इसके बारे में ये सब बातें बताई। रवि said that the kitten's ancestors were the lion of the पल्लवा किंग। जो पल्लव थे जो हमारे देश में आए थे पहले,
जो किंग्स रहे हैं पहले के टाइम में, ठीक है, उनका जो लॉयन था उनकी एंसेस्टर थी, ये जो किटन थी, ये जो बच्चा था बिल्ली का, ठीक है, ये उनका एंसेस्टर था, मतलब जो पल्लवा किंग्स थे वो पूर्वज थे इस किटन के बच्चे, इस किटन के, ठीक है, ये जो बिल्ली का, कैट का जो छोटा बेबी था इसके। द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। और ये जो पल्लवा किंग जो थे ये द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो कैट थी ये किसी ऋषि की कैट थी जो कि महाबलीपुरम ये नाम है उस ऋषि का, ठीक है, उसकी कैट थी ये। विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो कि पल्लवा कि जो मतलब वहाँ का जो साम्राज्य था, जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उनका एक चिन्ह भी बना, चिन्ह के रूप में उसको लिया गया। जो ऋषि की जो एक कैट थी उसको जैसे हमारा जो देश है, हमारा इंडिया जो देश है, ठीक है, तो हमारा एम्बलम क्या है, नेशनल फ्लैग, ठीक है, जिससे कि कोई भी उसे देखता है तो पहचान लेता है कि हाँ ये इंडिया का फ्लैग है, इंडिया का एम्बलम है। इसी तरह से पल्लवा डायनेस्टी के लिए वो जो कैट थी वो एम्बलम बनी थी। तो क्या आप इस बात पे बिलीव करते हो? नो, आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी। नहीं, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता जो भी रवि ने बताई ये स्टोरी। पता नहीं हमें कि ये सच है या नहीं है, लेकिन सही में ये विश्वास करने लायक कोई स्टोरी नहीं है। हो सकता है ये वैसे ही कोई स्टोरी बना दी गई हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, दिस शोज़ दैट। रवि ने बहुत कुछ कहा उस एमपी पुनई के बारे में। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड, मतलब उसकी जो नॉलेज थी हिस्ट्री की वो बहुत ही अच्छी थी, सुपर्ब थी, ठीक है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, और सेकंड थिंग क्या थी कि उसकी बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन बहुत ही रिच थी, भरपूर थी, ठीक है, मीन्स वो बहुत ही दूर तक सोच सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, वट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। अब देखो ऐसी कौन सी आवाज़ आई थी जिससे कि मृदु एकदम से स्टार्टल्ड हो गई, और जो महेंद्रन था, महेंद्रन यहाँ पे किसका नाम रखा गया था? उस कैट के, किटन का नाम, मीन्स एक कैट के जो कैट का जो छोटा बच्चा था किटन, ठीक है, उसका नाम महेंद्रन रखा गया था। और वो क्यों डर गया था? द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल मृदु, जो क्योंकि क्रीचिंग की, जैसे सूखे पत्ते होते हैं, अगर हम उन पे पैर रख दें तो एकदम से क्रैक की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो वही है ये क्रीचिंग वर्ड। तो मृदु ने वो आवाज़ सुनी थी क्रीचिंग की, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा गई थी। एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, और जिसकी वजह से महेंद्रन जो था वो भी डर गया था। इट वॉज अ साउंड ऑफ वायलन, लेकिन ये किसकी साउंड थी? ये साउंड थी वायलन की। दैट लाली वॉज लर्निंग टू प्ले, जो कि लाली बजा रही थी, वायलन सीख रही थी, ठीक है। नाउ कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 28। अब देखो 28 पेज पे आपके क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 22 पे अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, देन वी विल डू ऑन पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 1, द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक। म्यूज़िक मास्टर जो था बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक बजा रहा था। राइट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया। तो जो लेसन है, जो टेक्स्ट है, उसमें से वो सेंटेंस लिखिए जो कि इस आइडिया के बारे में बताता है। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप and settle perfectly into the visible tract of the melody। अब देखो यहाँ पे जो म्यूज़िक मास्टर का जो नोट्स हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बह रहा है, मीन्स उसका जो म्यूज़िक था ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लोट अप कर रहा है, बह रहा है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, परफेक्टली वो सेटल भी हो गया है एक मेलोडी के ट्रैक पे, ठीक है। मीन्स एक धुन है, एक सुर है उसके गाने में, तो इसीलिए मेलोडी को ट्रैक बना दिया, और जो कि हमें बिल्कुल विजिबल हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आके वो जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल सही बैठ गया है, फ्लॉट कर रहा है मेलोडी के ट्रैक पे। तो ये एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है म्यूज़िक का। क्वेश्चन नंबर 2, हैड द बैगर कम टू रुकुमनीज हाउस। क्या बैगर जो है रुकुमनी के हाउस पे आता है फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहली बार आ रहा है रुकुमनी के घर?
गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर्स में आपको रीज़न भी देने हैं। आंसर इज़ नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मिणीज़ हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, बैगर जो है वो पहली बार नहीं आता रुक्मिणीज़ के घर पे। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत बार आ चुका है, पहले भी कई बार आया होगा उसके घर पे। बिकॉज पाती सैड टू तापी, क्योंकि पाती ने तापी को कहा था दैट ही हैड बिन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि ये जो बैगर है ये इनके घर पे डेली आ रहा है, ये पिछले वीक से आ रहा है और डेली आ रहा है। एवरी डे ही केम इनटू देयर हाउस, ओके, एंड इट इज़ द टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और अब वो ये चाहते थे कि अब टाइम आ गया है कि वो कोई और घर ढूंढे भिक्षा के लिए, मीन्स बैगिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, वट डज़ इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मिणीज़ मूड। जो रुक्मिणी का जो मूड है वो कैसा रहता था उसके बारे में यहाँ पे एक लाइन दी गई है टेक्स्ट में से। अ शार्प वी शेप्ड लाइन, अब देखो बिल्कुल शार्प एकदम वी शेप की लाइन बन जाती थी उसकी आईब्रोज के बिल्कुल बीच में, ठीक है। वट डज़ इट सजेस्ट, इससे हमें क्या पता चलता है रुक्मिणीज़ का मूड कैसा था। वी शेप्ड आईब्रोज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन एंगर। अब देखो आईब्रोज के बीच में हमारी वी शेप कब बनती है, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं। दिस सजेस्ट्स दैट, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रुक्मिणी है, दिस सजेस्ट्स दैट रुक्मिणी वॉज वेरी एंग्री इन मूड, कि जो रुक्मिणी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। When she came to know about the missing चप्पल्स of the music master, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब उसे पता चला था कि जो म्यूज़िक मास्टर है उसकी चप्पल्स गुम हो गई हैं, उसकी चप्पल कहीं मिसिंग हो गई है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अभी तक हमने कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करे हैं, अब हमारा आता है वर्किंग विद द टेक्स्ट, और ये पेज नंबर 29 पे है, ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज़, यहाँ पे हमें जो आपके जितने भी ये पार्ट्स गिवन हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, जो अंडरलाइन लगे हुए ये आपको खुद फिल करना है। तो इस टाइप से आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे रवि जो है वो कंपेयर कर रहा है लाली जो भी बजा रही है म्यूज़िक, ठीक है, प्लेइंग द वायलिन, तो वो किस टाइप का लग रहा है, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर तो बहुत अच्छा वायलिन बजाता था, लेकिन यहाँ पे लाली का जो म्यूज़िक है या वायलिन है उसका बजाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसको बिल्कुल भी नहीं आया था कि वायलिन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे रवि ने कंपेयर किया है लाली के वायलिन को, जैसे कि एक ट्रेन होती है, ट्रैक होता है उसका, उसी तरह से यहाँ पे उसके म्यूज़िक को उससे कंपेयर किया है। टू डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, की जो ट्रेन है उसकी डीरेलिंग हो गई है, मीन्स वो पटरी से उतर गई है और वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है, ठीक है। जो ट्रेन है वो डीरेलिंग है, मतलब बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, और वो ऐसा लग रहा है उसके म्यूज़िक को देख के कि जैसे कि ट्रेन जब पटड़ी से उतर जाती है, मतलब ट्रैक से उतर जाती है तो कैसी लगती है, तो इसी तरह से उसका म्यूज़िक कंपेयर किया गया। ट्राइंग टू हाइड बिनथ द ट्रे ऑफ द चिलीज़ महेंद्रन डैश। अब देखो यहाँ पे महेंद्रन ने जो एक चिलीज़ की जो ट्रे रखी हुई थी, मीन्स मिर्चों की एक ट्रे रखी हुई थी, ट्रे में मिर्च थी बहुत सारी, तो उसमें उसने अपने आप को उसके नीचे छिपाने की कोशिश करी। महेंद्र ने यहाँ पे उस किटन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, जब उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश करी, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करी, तो जो चिलीज़ थी वो उसके ऊपर गिर गई थी, ठीक है, उसके ऊपर भी आके गिर गई थी। थर्ड पॉइंट इज़ द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली डैश। टीचर जो था कुछ नोट्स दे रहा था वायलिन के, या बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था वो, ठीक है, वायलिन पे, लेकिन लाली क्या कर रही थी, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन
विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। लेकिन जब वायलिन जो है लाली के हाथ में आता है तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई हूँ, बहुत ही अनहैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर के जैसा उसे वायलिन बजाना नहीं आता था। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड। बैगर कहता है कि जितनी भी काइंड लेडीज़ हैं, घर में रहने वाली जितनी भी दयालु औरतें हैं, तो बैगर ने उन सब के बारे में क्या बोला, kept his body and soul together on their generosity for a whole week, कि उनकी बॉडी और सोल को एक साथ रख दिया जाए, और ऑन देयर जनरसिटी मीन्स उनकी काइंडनेस के साथ रखा जाए पूरे वीक के लिए, तो वो रख सकती हैं अपनी बॉडी और सोल को एक साथ, ठीक है। He couldn't believe that they would turn him away, और वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगी या अपने जो रास्ता है, जो कि सही रास्ता है, उस पे से हट जाएंगी, क्योंकि लेडीज़ में एक पावर होती है हर चीज़ को मैनेज करके चलने की, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ आफ्टर द लेसन was over, the music teacher asked लाली F डैश। अब देखो, लेसन के ख़त्म होने के बाद जो म्यूज़िक टीचर था उसने लाली से पूछा, उसने क्या पूछा, इफ़ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, क्या उसने उसकी चप्पल देखी है। अब देखो यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर की चप्पल नहीं मिल रही है और वो लाली से पूछता है कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है, देखो मेरी चप्पल कहाँ गई। तो यहाँ पे उसकी चप्पल जो हैं वो मिसिंग हो गई हैं, गुम हो गई हैं। ओके, नाउ these are the parts of question number 1 on page number 29 working with the text. Okay, please write down all the word meaning and question answer in your fair register, and the remaining part of this chapter we will do in the next video. Okay, and if you have any problem then you ask or give comments to me, okay, after watching the video, but please don't call to me. ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट दे सकते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम। थैंक यू एंड टेक केयर।